हम सब घर वाले चाचू की शादी पर गांव चले गए। मैं पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में गांव नहीं गया था, क्योंकि मुझे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव पहुंचकर मैंने अपनी कज़न को पहली बार देखा और जैसे ही मैंने इसे देखा मुझे पहली ही नज़र में ही इससे मोहब्बत हो गई। अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी कज़न को अपने प्यार का इजहार कर दिया। इस वक्त इसने कोई जवाब नहीं दिया और वो ये सुनते ही वहाँ से भाग गई। फिर रात को मैं छत पर अकेला लेटा हुआ था, तब छोटा कज़न मेरे पास आया और इसने मुझे कहा कि ये खाना आप ही ने आपके लिए भेजा है। मैंने देखा तो खाने के साथ एक खत भी था। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और प्लीज़ आप खाना खा लें, क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ़ इसका ख़त पढ़कर खुशी से झूमने लगा। फिर वो मेरा ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे कि एक बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। शादी ख़त्म होने लगी। सबको हम दोनों पर शक हो चुका था। सब ने इकट्ठे होकर हम दोनों से पूछा तो हमने भी सबको सच बता दिया। हम दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन हम दोनों से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सब बहुत खुश हुए और इसी तरह हमारी मंगनी हो गई। तब हम दोनों की उम्र 16 साल थी। तो ख़ानदान वालों ने ये तय किया कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सब ने ये फ़ैसला किया कि हमारी शादी 5 साल बाद हो। इसके पास अपना मोबाइल नहीं था, तो कभी कभार चाची के मोबाइल से हमारी बात हो जाया करती थी। फिर मेरा स्कॉलरशिप हुआ और वीज़ा आ गया और मैं पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि तब स्मार्टफ़ोन इतने आम नहीं थे। रब्ता करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और स्काइप का होना बहुत ज़रूरी था। एक दफ़ा मैंने चाची को डायरेक्ट कॉल की, मगर मेरी बात ना हो सकी। फिर बाद में पता चला कि चाची का फ़ोन टूट चुका है और उन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया है। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और बहुत उदास रहने लगा मैं। फिर एक दिन मुझे मेरे गांव वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई। अटेंड करते ही देखा वो सामने बैठी हंस रही थी। फिर अम्मी ने बताया कि ये पढ़ने के लिए शहर आ गई है और अब हमारे साथ हमारे घर में ही रह रही है। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही। फिर हमारी रोज़ घंटों घंटों तक बातें होती रहीं और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे घर से कॉल आई तो अम्मी मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो अम्मी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचू लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है। तुम्हारे बड़े चाचू आए थे और वो आलिया को वापस अपने साथ गाँव ले गए। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया फ़ौरन। मैंने वापस आते ही अपने घर वालों की सारी बातें तसल्ली से सुनी और फिर अब्बू के मना करने के बावजूद भी मैं गांव चला गया। मेरे दोनों चाचू घर पर नहीं थे, तो मेरी चाची ने आलिया से मिलने की इजाज़त दे दी। मैंने आलिया की तरफ देखा तो आलिया के चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जब आलिया ने मेरी तरफ देखा तो वो भागकर मेरे गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने इसे चुप करवाया और इससे वादा किया कि मैं तुम्हें कल यहाँ से ले जाऊँगा। जब मैं घर आया तो मेरे अब्बू ने साफ इनकार कर दिया कि वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती और अगर तुम भी इससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया। इस दिन अम्मी बहुत रोई, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मैं आलिया से वादा कर चुका था। मैंने एक दोस्त के घर रहने का बंदोबस्त किया और इसी दोस्त के साथ आलिया को लेने गांव चला गया।
मैं गांव पहुंचकर चाचू लोगों का इंतज़ार करने लगा कि कब वो काम पर जाएंगे। उनके घर से निकलते ही मैं घर में दाखिल हो गया। पर आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम मुझे कहाँ रखोगे? और वैसे भी कल मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने ख़ुद को समझा लिया है और तुम भी ये बात खुद समझ जाओ। हमारा सफ़र बस यहीं तक था, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया, तो मैं आलिया के पाँव में बैठ गया और रोने लगा। मगर वो पत्थर दिल लड़की मुझे रोता हुआ देखकर अपने कमरे में चले गए। मैं वहाँ से जब निकला तो मुझे मेरा दोस्त अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मैं कई दिन तक रोता रहा, लेकिन इसके बाद मेरी आंखों के आंसू ख़त्म हो गए। मैं बहुत तकलीफ में था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे घर वालों ने और ना ही आलिया ने। तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, इसीलिए मैंने नशा करने शुरू कर दिया। मुझे नशे की ऐसी लत लगी कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगा। जब नशा ख़त्म होता तो मुझे सब याद आने लग जाता। आलिया की आवाज़ मुझे मेरे कानों में गूंजने लगती। दर्द और अज़ियत से मेरी सांसें बंद होने लगती थी, इसीलिए मैं कभी नशे से बाहर ही नहीं आता था। मेरे दोस्त को मेरी हालत की फ़िक्र होने लगी तो वो मुझे समझाने लगा। वो मुझे अक्सर समझाता था कि मैं नशा छोड़ दूँ और अपने घर वापस चला जाऊँ, लेकिन मैंने कभी भी इसका मशवरा नहीं माना। वो नादान ये नहीं समझता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर एक दिन मैं रोज़ की टोका टोकी से तंग आकर इसका घर छोड़कर सवात के गांव दंगरम में चला गया। दंगरम का एक लड़का मेरे साथ इंग्लैंड में पढ़ता था, तो इसके घर वालों ने मेरे रहने का इंतज़ाम कर दिया। दंगरम में आकर मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त के घर वाले मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। वहाँ रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और कैसे 7 साल गुजर गए, जैसे गुजरा हुआ कल हो। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका था। मैंने नशा छोड़कर एक स्कूल में बच्चों को मैथ सिखा रहा था। घर वालों की और आलिया की कभी कभी याद आती थी, मगर मेरे लिए वो सब गुजरा हुआ कल था जिसे मैं पीछे छोड़ चुका था। मगर मैं इस बात से अनजान था कि गुजरे कल से जितना भी भाग लूँ, वो एक ना एक दिन आपके सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा गुजरा कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे दोस्त के कुछ रिश्तेदार कराची से सवात घूमने के लिए आए हुए थे। इन्हें घूमने फिराने की ड्यूटी आंची ने मेरी लगा दी। मैं इन्हें मालम जब्बा के और दूसरी जगहों पर घुमाने के बाद हम लोग घर वापस के लिए निकल रहे थे, तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। वो आवाज़ सुनते ही मैं रुक गया। वो आवाज़ पहले से भारी हो चुकी थी, मगर अपने भाई की आवाज़ कैसे कोई भूल सकता है। मेरा भाई भागते हुए मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर रोने लगा। हम दोनों बहुत देर तक रोने के बाद चुप हुए, तो भाई ने बताया कि इसकी 1 हफ़्ता पहले शादी हुई है और वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ आया हुआ है। फिर वो मुझे इस होटल में ले गए जहाँ भाई और भाभी रुके हुए थे। भाभी से मिलने के बाद भाई ने मुझे बताया कि हम सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। फिर कुछ सालों के बाद हमें यूँ लगने लगा कि तुम इस दुनिया से जा चुके हो, मगर अम्मी और अब्बू ने कभी नहीं माना। अब्बू हर रोज़ सुबह झूठ बोल कर जाते थे कि मैं काम पर जा रहा हूँ,
मगर वो हर रोज़ तुम्हें ढूंढते और मुख्तलिफ़ शहरों में जाते। हम सबको पता है कि अब्बू कोई काम नहीं करते हैं, मगर हम सब चुप रहते कि सारा दिन अम्मी दरवाज़े की तरफ देखती रहती हैं, क्योंकि इन्हें हर रोज़ लगता है कि अब्बू तुम्हें ढूंढ आएंगे। लेकिन जब अब्बू शाम को जब घर वापस आते तुम्हें लिए बगैर, तो उम्मीद टूट जाती और सारी रात अम्मी रोती रहती। भाई की ये सब बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। और फिर भाई ने मुझे बताया कि आलिया आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आलिया ने इस दिन झूठ बोला था कि वो शादी कर रही है। वो तो बस चाहती थी कि तुम वापस अपने घर चले जाओ, मगर इसे क्या पता था कि तुम हम सबको छोड़कर ऐसे चले जाओगे। इससे पहले अपने घर वालों से बहुत मारें खाई हैं, मगर किसी और से शादी नहीं की। वो बेचारी तो तुम्हारी तस्वीरों को गले से लगाकर रोती रहती है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा है कि तुम एक दिन लौट कर वापस ज़रूर आओगे। चाचू लोगों से अब्बू की लड़ाई तो 2 साल बाद ही ख़त्म हो गई थी। भाई की बातें सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैंने भाई को सोते हुए गले लगाया और कहा कि मुझे घर ले चलो। और ऐसे ही इतने सालों की आवारगी के बाद मैं वापस अपने घर लौट आया। मेरी माँ मुझे देखकर खुशी से झूम उठी। हमारे घर इस दिन ईद का समा था और 1 महीने बाद मेरी आलिया से शादी भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है और मैं अब अपनी ज़िंदगी में और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ।